हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम 20 मई से स्टार्ट हो रही है, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स की CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, उस क्वेश्चन पेपर को आपसे सॉल्व करवा दिया जाए ताकि आपको भी एक बेसिक आइडिया मिल सके कि किस तरह का आपका पेपर आता है और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन में कर सके और बेलगाम तक जा सके। तो उसी के लिए मैं ये पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को आप बनाने का कोशिश करें, मेरे साथ ही इसको सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर भी लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर हो रहा है और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ताकि उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी तरह टेलीग्राम पे या उस पर स्पेसिफिक उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं और आपको इसमें स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए हम सीधा अपने स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका ये, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है पैसेज का। लेकिन मैं आपको पैसेज के लिए बताऊं कि हम पैसेज और PQRS को लास्ट में सॉल्व करेंगे। आपका जो पेपर है, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन वाला मेन पेपर आएगा, उसमें भी आप इसी स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा, क्योंकि पैसेज को पढ़ना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक मतलब उसमें टाइम पहले ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिर आप एकदम से बाद में घबरा जाते हैं। इसलिए पहले आप ट्राई करें कि पहले आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, उसके बाद में PQRS जो क्वेश्चन आते हैं और जो आपका पैसेज आता है उनको सॉल्व करें। तो अभी हम सबसे पहले पैसेज को छोड़ते हुए आगे जाएंगे और ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ आंसर दे रखे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको हाइड कर दिया है ताकि आप, चलिए तो हम एक मिनट थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। थोड़ा सा इसको जूम, चलिए तो हम सीधा हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे इसको। इस पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको इसमें से इनकरेक्ट वर्ड को छांटना है। तो चलिए आप अपना आंसर रेडी कीजिए कि इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। इसका भी एक क्वेश्चन आपको बनकर आता है कि इनकरेक्ट जो वर्ड है वो क्या है और करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो अगर आपने आंसर लगाया है ए ऑप्शन, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE, यानी कि सेपरेट में ई की जगह ए आएगा। बाकी सभी स्पेलिंग आपकी सही है, ओक्यूर की भी सही है, रिसीव की भी सही है और एकोमोडेट की भी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको बताना है चूज द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलमोस्ट नियरेस्ट, यानी कि आपको सिनोनियम आपको इसका बताना है, किसका, जेस्ट का। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए कि इसका सिनोनियम क्या होगा। तो अगर इसका सिनोनियम आपने पेशन लगाया है तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है कि इंथुसियास्टिक, यानी कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं पैशनेट, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि उत्सुक इसका आंसर होगा। बाकी अपेथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है उसको अपेथी में शामिल किया जाता है। लेजी का मतलब होता है आलसी और बोर्डम का मतलब होता है उदासी, यानी कि सैडनेस। तो अगर आपने इसका आंसर ए ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑलमोस्ट अपोजिट, यानी कि इसका बोल सकते हैं आप एंटोनियम आपको बताना है। तो इसका जो वर्ड है इम्बेलिश, तो जल्दी से बताइए कि इसका एंटोनियम क्या होगा। इम्बेलिश मीन्स होता है डेकोरेट, यानी किसी चीज़ को सजाना या संवारना। तो इसका हो जाएगा सेक्रीफाई यानी बलिदान कर देना या फिर किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो इसका ये आंसर सही होगा। बाकी इंडिक्ट का मतलब होता है एक्यूज, यानी कि किसी पे आरोप लगाना। फॉरफिट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना और डिसफिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आपने ए लगाया था तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन इसका भी आता है, इसका मतलब है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो उसका क्या होगा, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि अच्छे से अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं। आपका ए ऑप्शन है ऑफिसर, क्या उसे ऑफिसर कहते हैं। बी ऑप्शन है सीनियर, क्या उसे सीनियर कहते हैं, या फिर अप्रेंटिस कहते हैं, या फिर वेटेरन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे। तो आपका आंसर अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है वेटेरन, यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को वेटेरन कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या कहते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
जिस व्यक्ति को अनुभव ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, उसका एक वोकेब है जो कि आता है केलो, CALLOW। केलो मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हम अभी स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्योंकि PQRS है तो इसको स्किप करते हुए हम अभी आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम अपने पैसेज और इसको सोल्व करेंगे। तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको फिल करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स 10 से लेकर 14 तक। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। द अथॉरिटीज सीम टू बी ... कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें आपको सिंपल सा आंसर लगाना है कि अथॉरिटीज़ जो होती हैं वर्कर की कंडीशन के प्रति किस तरह का भाव रख रही हैं, किस तरह का भाव रखती हैं। तो इसका आप सिंपल सा आंसर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है, इनसेंसिटिव, यानी कि वो सेंसिटिव नहीं होती हैं। ठीक है, मिलते हैं अभी हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका लिखा हुआ है ही ... फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो इसका आप आंसर लगाइए। गो होगा, शेल गो होगा, विल गो होगा या गोस होगा? क्या आंसर है कमेंट कीजिए या अपने गेस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका होगा गोस। क्यों होगा? क्योंकि जब भी डेली रूटीन की बात होगी, प्रेजेंट में अगर डेली रूटीन की बात होती है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ही सिंगुलर है और साथ ही ये सिंपल वाक्य है, इसलिए इसमें गोस आएगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आपको बनाना है थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। चलिए बनाइए जल्दी से। इसका क्या आंसर होगा? ए, द, वन या एन? क्या होगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक कहावत है जो कि प्रोवर्ब्स होती हैं। प्रोवर्ब्स में कभी चेंजेस किया नहीं जा सकता है, प्रोवर्ब्स फिक्स होती है हमेशा। तो इसका आंसर ए होगा, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसको आप सिंपल से याद ही रख लें क्योंकि ये रिपीट भी होता रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन का है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रीपोजिशन के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक, कभी कभी दो क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। द थंडर वाज अकम्पनीड ... अ हेवी रेन। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए या फिर गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। अकम्पनी के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, लेकिन पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन लगती है। इसका आप ध्यान रखें। ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ बाई आया है। अगर ये एक्टिव वॉइस में यही सेंटेंस होता तो फिर इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती। फिक्स प्रीपोजिशन होती है अकम्पनी के साथ, बाई प्रीपोजिशन लगती है, लेकिन ओनली पैसिव वॉइस में लगती है। एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देकर बता देता हूँ। थोड़ा सा हम ऊपर जाकर इसका एग्जांपल लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेने का प्रयास किया है, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक एग्जांपल लिखा है, दे अकम्पनी ... मी। तो इसमें आप सिंपल सा आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन। तो इसका आंसर गेस कीजिए। बाकी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता रहा हूँ। दे अकम्पनी ... मी। तो चलिए, आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। मैंने इसके लिए सबसे पहले आपको बताया था कि आप इसको देखिए, सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। तो सेंटेंस को देखने से सिंपल सा पता चल रहा है कि दे अकम्पनी ... मी, यानी कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होने के पश्चात अगर हम इसमें देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी प्रेजेंट सिंपल का ही एक आपका सेंटेंस है। तो इसमें अकम्पनी के साथ पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन लगती है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है तो इसमें नो प्रीपोजिशन यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो ये सेंटेंस सीधा सा बनेगा, दे अकम्पनी मी, ना कि बाय नहीं आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि अकम्पनी के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है और पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन लगती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अकम्पनी के साथ यहाँ पर पैसिव वॉइस में बाय क्यों आया है, ये बाय आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका नाउन एडजेक्टिव का भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका सीधा सा है, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। डिटेक्ट की आपको नाउन फॉर्म बतानी है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए।
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन क्या होगा? तो इसको सिंपल सा मैं आपका आंसर बता देता हूँ, इसमें डी ऑप्शन आपका आएगा। आप सीधा से इसको याद कीजिए, डिटेक्ट तो है ही सही, उसके बाद में डिटेक्शन, शन जहाँ आ जाता है, एक ट्रिक है, शन जहाँ आ जाता है ज़्यादातर वो नाउन होता है, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, डेफिनेशन, इस तरह के वर्ड नाउन होते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखना आप, इसमें बी ऑप्शन मत लगा देना, डिटेंशन नहीं होता है, डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्ट लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे डिटेक्ट लिखा हुआ है CT, तो CTION बनेगा, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, इस पर हम सिंपल सा बात करते हैं। ही इज़ ग्रेटर देन मी, अब इसका क्या बनाना है, पहले पढ़िए यहाँ पे, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, यानी कि इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के समान अर्थ वाला ही सेंटेंस आपको इसमें ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है, ही इज़ ग्रेटर देन मी, यानी कि वहाँ मुझसे बड़ा है या फिर उससे मुझसे महान है, तो इसका आपको सेम सेंटेंस ढूंढना है। क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई एम नॉट सो ग्रेटर, आई एम नॉट सो ग्रेट अस ही, आई एम अस ग्रेट अस ही, आई एम द ग्रेटेस्ट, ही इज़ अस ग्रेट अस आई, क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ही इज़ ग्रेटर देन मी, यानी कि वहाँ मुझसे महान है या मुझसे बड़ा है, तो वहाँ मुझसे बड़ा है यानी कि मैं उससे छोटा ही हूँ, ये इसका अर्थ होगा। तो आपका ए ऑप्शन सिंपल से इसका सही हो जाएगा। आई एम नॉट सो ग्रेट अस ही, यानी कि मैं उसके जितना बड़ा है, उसके जितना महान नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक में आपको क्या करना है, आपको एरर ढूंढना है, ठीक है। किसी एक पार्ट में एरर होगा तो वो एरर आपको ढूंढना है। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और डी नो एरर। तो आप इसमें बताइए क्या एरर होगा, जल्दी से सोचिए, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होप करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ और क्यों है विथ रीज़न बताता हूँ। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। इसके सी वाले पार्ट में एरर है, क्यों है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो जाने के बाद में वो व्यक्ति सचेत हो गया होगा, अचेत हो गया होगा, जो भी हो गया होगा, बेहोश हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, या उसका पैर कुछ भी टूट गया होगा, फ्रैक्चर हो गया होगा। अब वो उसे किसी व्यक्ति द्वारा एडमिट कराया गया होगा हॉस्पिटल में, वो खुद एडमिट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर एरर है वाज एडमिटेड आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस बनेगा ही वाज। एंड जैसे इसका अगर सिंपल सा बात करें तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, समझ गए होंगे आप, पैसिव वॉइस सेंटेंस है इसलिए वाज आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर RS50 नो एरर। चलिए बताइए कि इसमें क्या एरर है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए अब मैं इसका सीधा सा आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या एरर है इसमें। उसने एक कुत्ता चुराया और उसे 50 रुपये में बेच दिया, ठीक है, यही इसका मीनिंग है। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूँ, वैसे इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी में एरर है। क्यों एरर है, ही स्टोल ए डॉग, यानी कि डॉग की बात यहाँ हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका जो नाउन होता है, नाउन का रिपीटेशन, बार बार जो रिपीटेशन होता है उसको रोकने के लिए प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में एग्जांपल दूं तो अब सिंपल सा आपने किसी कहानी को पढ़ा होगा कि राम बाज़ार जाता है, फिर वहाँ बाज़ार से जाने के बाद फिर घर आता है, फिर वहाँ से जाने के बाद वहाँ अपना काम करता है। तो यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ यूज़ हो रहा है, बार बार राम यूज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह से जैसे अगर आप अंग्रेज़ी में हम एग्जांपल दें तो देयर वाज ए किंग इन एन एम्पायर एंड ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी वाइज, एंड इस तरह का यूज़ होता है। मीन्स बार बार किंग यूज़ नहीं होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, इस सेंटेंस में आप देखिए ही स्टोल ए डॉग, यानी कि एक बार डॉग यूज़ हो चुका है, अब यहाँ पर द डॉग ना आकर इट आएगा, इसका प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि नाउन का रिपीटेशन जहाँ होता है उसे रोकने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा और आप पहले से भी रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। बोथ मिली अस वेल अस मीना आर ब्यूटीफुल, तो इसमें आप एरर बता दीजिए जल्दी से कि क्या एरर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ मिली अस वेल अस मीना आर ब्यूटीफुल, ये है कंजक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। कंजक्शन का जो क्वेश्चन होता है
इसमें आपको सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि बोथ का जो पेयर है वो as well as से नहीं बनता है, वो बनता है एंड से। जब भी आपको बोथ दिखेगा तो उसके साथ एंड ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पर बोथ के साथ एंड आएगा, ना कि as well as। होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप बढ़ते हैं। चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, गेस कीजिए इसका आंसर, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। द टीचर सेड टू, तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है, ठीक है, टोल्ड होता है। तो यहाँ पर टोल्ड होता है, लेकिन आप सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो टीचर आपको बता नहीं रही है, टीचर आपको एडवाइस दे रही है। ये देखिए बी रेगुलर, यानी कि रेगुलर बनिए या रेगुलर आइए। तो इस तरह के सेंटेंस में टोल्ड आस्क्ड नहीं आएगा। जब कोई सलाह देता है तो उसमें एडवाइस्ड आएगा। तो सी और डी दोनों में से एक आंसर सही होगा, लेकिन अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। द टीचर एडवाइज्ड मी टू मी बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। दूसरा है द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो ये बी यहाँ पर भी आएगा। तो इसका आंसर होगा डी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। जिन बंदों ने सी ऑप्शन लगाया था उनका गलत है भैया, एग्जाम में ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगर बी रेगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सेंटेंस आएगा, ठीक है, और टू भी आएगा, टू बी रेगुलर, ठीक है, टू आएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पैसेज और PQRS करेंगे। इट इज़ टाइम टू बाय बुक्स, इसका आप जल्दी से बना दीजिए वॉइस, यानी कि इसका पैसिव बनाना है। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। पहले तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट भी मैं इसका आंसर मैं बता देता हूं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें आएगा कब बी ऑप्शन, फॉर द बुक्स टू बी बॉट। अब क्यों आएगा उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। भी आपको सेंटेंसेस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम दे रखा हो, तो उसमें आपको सिंपल सा एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद उसको तो वैसे ही रखना है। उसके बाद में फॉर यूज़ करना है, प्लस टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे सबसे पहले आपको फॉर पकड़ना है, जो कि आएगा ही सही। तो इसमें भी फॉर है, इसमें भी फॉर है, यानी कि आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन में आपको फॉर दिखाई दे रहा है। बी में भी है, डी में भी है, और ये सी है, सॉरी ये सी है, इसमें भी है। तो आप ए ऑप्शन तो काट दीजिए। अब उसके बाद में 4 और 2 और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको ओनली बी ऑप्शन में, ये यानी कि इस वाले ऑप्शन में आपको दिखेगी। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आपके PQRS का एक क्वेश्चन बचा था, उस पर बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम पैसेज पर आएंगे। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, इसको पढ़िए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए। For backward classes, a vexed problem facing us, and to reserve more seats, it is a clamor to open more colleges। तो इसका क्या आंसर रहेगा, सीधा सा आप गेस कीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको सिंपल सा आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पहले आएगा ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, उसके बाद में ये कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये इज़ द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स। तो इस तरह का आपका ये रहेगा। चलिए अब हम पैसेज पर चलते हैं। आप पैसेज पढ़िए, क्योंकि पैसेज मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको पैसेज पढ़कर कोई सुनाने वाला नहीं होगा। पैसेज को आप पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज को पढ़िए और सीधा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए चलिए। तो आप क्वेश्चंस इसको पैसेज को पढ़िए, ठीक है। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब सीधा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। आंसर ना देखिए, चीटिंग ना करिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पुअर्टी, यानी कि जो आपका लेखक है वो गरीबी की प्रशंसा को पसंद नहीं करता है। यहाँ एक कैसा सेंटेंस है, यानी कि ये जो कथन है कैसा है, ये उसका पर्सनल ओपिनियन है या किस किस का ओपिनियन है, सभी व्यक्तियों का ओपिनियन है, सिंपल व्यक्तियों का ओपिनियन है, क्या है। तो इसका आप सिंपल सा अपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपका आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, क्योंकि उसका ये पर्सनल ओपिनियन है। पैसेज पढ़कर आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
टू होम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुइटेबल, यानी कि जो एस्थेटिक लाइफ होती है वो क्या होती है, पहले तो आप ये बताइए। वैराग्य का जीवन, एकांत का जीवन एस्थेटिक लाइफ को बोलते हैं। तो वो किन लोगों को सूट करती है, किन लोगों के लिए सही है, वो अप्रोप्रिएट है। तो आप आंसर बताइए किन लोगों के लिए है वो। राइटर के लिए है, या फिर सोशली एडवांस लोगों के लिए, या फिर ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, या फिर इंडिविजुअल यानी होता है कुछ लोगों के लिए ही। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको इसका अर्थ समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज, यानी कि एस्थेटिक लाइफ जो कि वैराग्य का जीवन होता है, उसका जो है मतलब लेखक उसके द्वारा क्या कहना चाहता है, उसका क्या अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ होगा आपका सी ऑप्शन, सिंप्लिसिटी। एस्थेटिक लाइफ यानी कि वैराग्य के जीवन द्वारा व्यक्ति जो लेखक है वो सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल जो रहने वाला जीवन है उसको व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 4 है जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। उसमें आपको जो वर्ड है एब्सर्ड, इसका सिनोनियम ढूंढना है कि कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस कर सकता है। तो सिंपल सा आपको पता होगा कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है सिली यानी मूर्खतापूर्ण। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी अब देखिए, मैंने आपको ये ऑफिशियल जो पेपर है, सैम्पल पेपर, इसको करवा दिया है मैंने। इसमें मेरे द्वारा कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी क्योंकि मेरा रेगुलर हैबिट में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर मुझे जो चीज़ें पता थी किस तरह से आपको सोल्व करना है, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी एक बेसिक आइडिया मिल सके कि किस तरह से पेपर को सोल्व करना चाहिए और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और मेरे द्वारा अगर कोई भी मिस्टेक इसमें हुई हो कि कोई क्वेश्चन अगर मेरे द्वारा गलत करवा दिया गया हो, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी मैंने अपना 100% देने का यहाँ पर ट्राई किया है और आपको मतलब जो भी मुझे नॉलेज था उस हिसाब से आपको यहाँ पर नॉलेज डिलीवर करने का ट्राई किया है। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, आपकी एग्ज़ाम भी है तो एग्ज़ाम के लिए पहले तो बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। दूसरा मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप जब आपका एग्ज़ामिनेशन देंगे तो अपना जो पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। उसका मीन्स मैं आपको ये बताऊं कि आप सबसे पहले पैसेज को मत छेड़िएगा, पैसेज को लास्ट में सोल्व कीजिएगा। साथ ही जो PQRS के क्वेश्चंस हैं उनको भी लास्ट में कीजिएगा। पहले आप जो सिंपल से आपके क्वेश्चंस है, ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चंस है, उनको सोल्व कीजिएगा ताकि आपका जो एक बोल सकते हैं कि अगर आप सीधे ही पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है पैसेज के कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने तो उस समय आप डिमोटिवेट होकर घबरा सकते हैं और आपका पेपर ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों से आप बचें। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, पैसेज और PQRS को लास्ट में सोल्व करना है, पहले सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है ताकि आपके पास पैसेज के लिए अच्छे से टाइम बचेगा तो आप अच्छे से उस पैसेज को पढ़ पाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं अपने वीडियो को और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।